हाँ भाई। हाँ तो स्टार्टिंग इसलिए करते हैं। हाँ तो ऐप डेवलपमेंट आपको सबको पता ही है, आज ऐप डेवलपमेंट का सेशन है। तो हम आज क्या सीखेंगे, तो इसमें आज हम सीखेंगे कि ऐप डेवलपमेंट क्यों करनी चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स क्या होते हैं, और कंपैरिजन करेंगे उनके बीच में, और मतलब उनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की। जैसे अभी एक जैसे एक ने डाउट पूछा था कि एंड्रॉयड स्टूडियो करेंगे या नहीं। तो एक तरह से हम कंपैरिजन करेंगे आज, मतलब हम इस सेशन में एंड्रॉयड स्टूडियो की जगह फ्लटर क्यों प्रेफर करेंगे। जो हमने टास्क में भी फ्लटर इंस्टॉलेशन करवाई थी, तो वो क्यों करवाई थी, उन सब के आंसर देंगे। और ऐप डेवलपमेंट में क्या क्या रोल्स होते हैं, कि मतलब कोई अगर ऐप डेवलपमेंट की टीम है तो उसमें क्या क्या रोल्स होते हैं अलग अलग डेवलपर्स के, उन्हें क्या क्या करना होता है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। मतलब आपको एक तरह से फ्लो क्लियर कर देंगे ऐप डेवलपमेंट का पूरा, और ऐप वर्क कैसे करते हैं, और ऐप से पैसे कैसे कमाते हैं। कईयों के दिमाग में ये भी डाउट होगा कि ऐप से पैसे कैसे कमाते हैं। और फिर एक एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस का भी डाउट लेंगे, और उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जो हर सेशन में होते हैं। तो ठीक है, मूविंग ऑन। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हमें ऐप डेवलपमेंट क्यों करनी चाहिए। तो बेसिकली ऐप डेवलपमेंट हमें इसलिए करनी चाहिए। आप आज के टाइम में देखोगे, पहले अगर आप 6-7 साल पहले चले जाओ, तो आप देखोगे वेबसाइट्स पे इतना फोकस था, क्योंकि हर जगह वेबसाइट्स ही चलती थी। हर हर किसी को वेब डेवलपर्स चाहिए थे। मतलब हर कोई सोच रहा था कि मेरी एक वेबसाइट बन जाए जिससे मैं शो करूँ। जैसे आप पहले देखोगे एडवर्टीजमेंट्स इतनी भर गई थी वेब वेब डेवलपमेंट के लिए। जैसे विक्स हो गई, .com, अगर आपको पता है कि वो सारे वेबसाइट्स बनाती हैं, मतलब बिना कोड के आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर रही थी, और इतनी इनकी एडवर्टीजमेंट्स हुई थी क्योंकि उस टाइम पे वेबसाइट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। पर अब जैसे जैसे 2018 2019 आया, तो स्मार्टफोन्स चीप हो गए, और मतलब स्मार्टफोन के यूज़र भी बढ़ गए। तो उससे क्या हुआ, यूजर्स बढ़ गए तो ऐप की तरफ ज़्यादा शिफ्ट आ गई। तो जैसी शिफ्ट आई तो हाई डिमांड हो गई ऐप डेवलपर्स की, और उनके फिर पे भी हाई हो गया, क्योंकि ऐप डेवलपर्स कंपैरेटिवली कम है वेब डेवलपर्स से। तो ऐप डेवलपर्स की इसलिए डिमांड भी ज़्यादा है और थोड़ा पे भी ज़्यादा रहता है। और अगर आप देखोगे, अगर ऐप किसी भी मतलब स्टार्टअप का बेस होता है, अगले पॉइंट में जैसे लिखा है, बेस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इंक्लूड्स एन ऐप। अगर आप जैसे देख लो, जेप्टो देख लो। जेप्टो के जो फाउंडर्स हैं वो 19-20 साल के लड़के हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट्स हैं। तो उन्होंने शुरू जो करा जेप्टो, वो बेसिकली एक ऐप ही है, मतलब ई कॉमर्स ऐप है। और उसको अगर आप उसकी नेटवर्थ देखोगे तो ₹1000 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है। और वो बेसिकली एक सिंपल सा ई कॉमर्स ऐप है, और थोड़ा बहुत उसके साथ बिजनेस लॉजिक लगा रखा है अपने, उन्होंने जो भी उनकी प्रमोशन वगैरह लगी होगी बाकी। और बस एक ऐप है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जेप्टो की। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, तो ये बेसिकली एक बस लैंडिंग पेज है। इसमें आपका मतलब ऑर्डर नहीं कर सकते आप। ये अल्टीमेटली कह रहा है डाउनलोड आर ऐप ऑन ऐप स्टोर और गेट इट ऑन गूगल प्ले। तो बेसिकली ये इन्होंने वेबसाइट पे इतना काम नहीं करा, और इन्होंने बस ऐप के थ्रू 1000 करोड़ की कंपनी से ऊपर की कंपनी बना दी है, और जो बस ई कॉमर्स कंपनी है। ना ये कोई अलग सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है ना कुछ। ये बस एक डिलीवरी ऐप है, जो आपको मतलब जो भी इनकी बिजनेस स्कीम है 10 मिनट में अंदर दे देते हैं सामान वगैरह, वो सब इन्होंने बिजनेस के साथ जोड़ के एक ऐप दिखा दिया। और इन्होंने एक 1000 करोड़ से कंपनी के ऊपर बना दी। तो वेबसाइट में भी आप क्या होगे, मतलब प्ले स्टोर पे ले जाती है इनके लिंक्स। तो बेसिकली आप देखोगे कि हर जगह मतलब कोई भी जो होता है स्टार्टअप, उसमें ऐप की रिक्वायरमेंट होती ही होती है ज़्यादातर। मतलब ऐप मोस्टली केसेस में कह रहा हूँ, ऐसे भी कई स्टार्टअप होते हैं जो सिर्फ वेबसाइट के थ्रू बन जाते हैं। पर आज के टाइम में ऐप की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट है, और ऐप्स की वजह से ही कई स्टार्टअप के सक्सेस हुआ है। या आप चाहे जेप्टो देख लो, स्विगी देख लो, या ऊबर देख लो, या कोई भी आप सोशल मीडिया देख लो, स्नैपचैट देख लो। स्नैपचैट जो था वो ऐप ही था पहले। अब उन्होंने वेबसाइट्स पर चैट एनेबल कर दिया। पहले वेबसाइट्स पे उनके कुछ काम नहीं होता था। अब पहले सब सिर्फ ऐप से ही होता था। तो मतलब ऐप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। और फिर आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, एवरी टेक्नोलॉजी नीड्स एन ऐप।
तो इसका क्या मतलब है? तो अगर आप जैसे अगर कोई और फील्ड भी यूज करते हो, जैसे AI ML कर लिया आपने या ब्लॉकचेन कर लिया, तो आपको उसे रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअली कुछ चाहिए जिसमें आप शो कर सको कि मैंने ये बनाया है, इसको मेरे को दिखाना है किसी को। तो आपको उसे पहले किसी वेबसाइट या ऐप के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वरना आप उसे अपने प्रोडक्ट को शो नहीं कर सकते। आपने AI में कोई पाइथन में कोड लिख दिया, पर आप पाइथन का कोड तो दिखाओगे नहीं कस्टमर को कि मैंने ये बना दिया। आपको कोई विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए उसको चीज चाहिए। तो वो तो आप या तो वेबसाइट से कर सकते हो या ऐप से कर सकते हो। पर मतलब समझ रहे हो कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको एक ऐप चाहिए जो आपका लॉजिक इंटीग्रेट हो जाए साथ में उसके। तो ये हो गया आपके थर्ड पॉइंट का मतलब। और फिर होता है कि अगले पॉइंट पे आते हैं, ग्रेट आइडिया कैन बिकम सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। तो मैं पूछना चाहूंगा कि किसी को बिजनेस थोड़ी बात कर लेते हैं। एक्टिव और पैसिव इनकम पता है किसी को? कोई हैंड रेज कर लो। और किसी को पता है एक्टिव पैसिव इनकम? ये तो मतलब बिजनेस अगर आता हो थोड़ा, ये तो बेसिक नॉलेज है, अगर किसी को बिजनेस साइड भी इंटरेस्ट है तो। बढ़िया बढ़िया। तो सत्य भाई आप ही बता दो, पैसिव इनकम क्या होती है? हेलो। दिव्यांश भाई आप बता दो। भाई एक्टिव इनकम तो मुझे पता है कि एक्टिव इनकम मतलब ये है कि जिसके लिए रेगुलरली मतलब हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। पैसिव इनकम जैसे मतलब एग्जांपल देता हूँ, पैसिव इनकम का जैसे हमने किसी घर को किराए पे चढ़ा दिया, वो हाँ पैसिव इनकम है कि मतलब उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट वो हर मंथली हमें इनकम आती जा रही है। हाँ हाँ, सही बात बिल्कुल। सत्य भाई ने भी लिखा है स्मॉल इनकम कमिंग इवन में भी स्लीप। बहुत ही सही, एकदम सही एग्जांपल दिया भाई, कि जब हम सो रहे हो जब भी हमारी इनकम आती जाए, बिना कुछ मेहनत करे। हम सो रहे हो और मतलब मेहनत, तो मेहनत के बिना ही हमारे पे पैसे आ रहे हो, पैसे से पैसा बन रहा हो, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। और एक्टिव इनकम हो गई तुम्हारी, कि तुम्हें जॉब पे जा रहे हो, तुम्हें टाइम के बदले पैसे एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब टाइम के बदले पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, अपना टाइम एक्सचेंज कर रहे हो पैसे के बदले। तो हो गई तुम्हारी एक्टिव इनकम। और पैसिव हो गई, तुम बिना टाइम इन्वेस्ट करे तुम्हारे तुम्हें पैसे मिल रहे हो। बहुत सही। तो फिर हम वापस स्लाइड पे आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है पॉइंट कि ग्रेट आइडिया कैन बिकम सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर आपके पास बहुत तगड़ा आइडिया है कोई, तो आप उससे क्या कर सकते हो, पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हो ऐप के थ्रू। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि उसकी बहुत ज्यादा यूजर इंगेजमेंट है, तो आप उस ऐप में, अपने ऐप को उसमें बना दो उसका ऐप, और उसके साथ अपनी एड्स चला दो या कुछ भी उसमें आप सब्सक्रिप्शन रख दो, या आप उसका पेड कुछ रख दो। तो आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारे पैसिव इनकम आ सकती है। जैसे अगर आप यूट्यूब के भी एड रेवेन्यू में देखोगे, तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वीडियो डाल देते हैं और फिर उनका एड रेवेन्यू आता रहता है। अगर अच्छा खासा यूट्यूबर हो तो काफी सही इनकम आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल आप पहला ऐप बनाओगे और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। पर अगर आपके पास बहुत सही आइडिया है, तो आप थोड़ी बहुत उसकी प्रमोशन करके और थोड़ा बहुत पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हो अपना। तो मतलब मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं इसकी भी, अगर आप थोड़ा ऐप और बिजनेस के बारे में और पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वाई टू डू ऐप डेवलपमेंट। अब चलते हैं आगे। तो अब ऐप टाइप्स में आ जाते हैं। तो ऐप टाइप्स हमारी है नेटिव, हाइब्रिड और वेब ऐप। तो नेटिव हो गया हमारा पवित्र ऐप, मतलब कि एकदम प्योर ऐप जो होता है स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए, कि हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लिए ऐप चाहिए। जैसे मेरे को सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ऐप चाहिए, तो उसके लिए होता है नेटिव ऐप। या मेरे को सिर्फ iOS के लिए ऐप चाहिए, तो वो हो गया नेटिव ऐप। मैं नेटिव ऐप को एंड्रॉयड के लिए जो मैंने बनाया है वो मैं iOS में नहीं चला सकता। ऐसे ही मैंने अगर iOS में कोई ऐप बनाया है, iOS के लिए बनाया है, तो उसे मैं एंड्रॉयड में नहीं चला सकता, क्योंकि दोनों के आर्किटेक्चर अलग है, दोनों का हार्डवेयर अलग है। तो वो ऐप को ऐसे चला नहीं सकते। तो नेटिव में आगे आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। और हाइब्रिड में क्या होता है, दो का मिक्सचर या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का मिक्सचर। मतलब हाइब्रिड में क्या होता है कि आप एक ही कोड से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में ऐप को रन कर सकते हो। कि जैसे आपका एंड्रॉयड पे भी चला सकते हो आप सेम कोड से, और फिर उसे iOS पे भी चला सकते हो।
ये होता है आपका हाइब्रिड ऐप। और फिर थर्ड आ जाता है आपका वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बेसिकली कुछ नहीं होती, वेबसाइट बना रखी है आपने अगर कोई, तो आप उसे वेब ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। पर वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती क्योंकि वो ऑप्टिमाइज नहीं होती इतनी अच्छे से, और कई बार मतलब रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता अगर आप वेब ऐप को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हो तो ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेटिव वर्सेस हाइब्रिड, तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं नेटिव वर्सेस हाइब्रिड। तो अभी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि हम आज एंड्रॉइड स्टूडियो सीखेंगे या नहीं, तो ये वाली स्लाइड उसका आंसर कर देगी। तो नेटिव में बेसिकली होता है क्या, इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो जो होता है आपका सॉफ्टवेयर, उससे बनते हैं नेटिव एप्स, और जो एंड्रॉयड के लिए, और एक्स कोड है आपका, ये एक्स कोड से बनते हैं आपके ये मतलब iOS के लिए ऐप्स बनते हैं एक्स कोड से, नेटिव वाले। ठीक है, तो एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, और iOS के लिए हो गया एक्स कोड। अब ये इनसे बनते हैं नेटिव एप्स। तो नेटिव एप्स के बारे में पढ़े तो वन फॉर वन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, एप्स फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैव डिफरेंट कोड, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कोड होगा, एंड्रॉयड के लिए अलग होगा, और इसके लिए iOS के लिए अलग होगा। तो एंड्रॉयड में कोडिंग लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली जावा और कॉटलिन होती है। आजकल कॉटलिन चल रही है, तो नेटिव में कॉटलिन यूज होती है, और एक्स कोड में लैंग्वेज यूज होती है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट में कोड करते हैं iOS के लिए। तो फिर नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको जैसे एंड्रॉयड पे किसी प्लेटफॉर्म मतलब एंड्रॉयड का कोई स्पेसिफिक फीचर का यूज करना है अपने ऐप के अंदर, जैसे एंड्रॉयड के अंदर कल को कोई फीचर आता है बाय डिफॉल्ट, जैसे उसका पॉपअप कैमरा आ गया जैसे आपके फोन में अभी पीछे आया था, तो आपको ऐप के थ्रू से पॉपअप कैमरा को खोलना है, तो वो बेसिकली नेटिव ऐप आपका कंट्रोल कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इतना कंट्रोल आप हाइब्रिड ऐप से नहीं कर सकते जितना आप नेटिव से कर सकते हो। या आपको कल को कोई आईफोन का सेंसर अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करना है, आपको फेस आईडी इंटीग्रेट करनी है, कुछ करना है, वो सब आप नेटिव ऐप से कर सकते हो। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, स्लोअर एंड एक्सपेंसिव डेवलपमेंट। अब स्लोअर डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको दो कोड बनाने पड़ेंगे अगर आपको एक ऐप एंड्रॉयड पे भी लॉन्च करना है और iOS पे भी, तो आपको बेसिकली दो बार कोड करना पड़ेगा ऐप को। तो ये इसलिए स्लो डेवलपमेंट होती है और एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि आपको दो डेवलपर्स आपको सब डबल करना पड़ेगा नेटिव ऐप बनाने के लिए। तो ये सब नेटिव ऐप्स के पॉइंट हो गए। हम हाइब्रिड पे चलते हैं। तो हाइब्रिड में क्या होता है, आपकी फ्रेमवर्क होती है फ्लटर, जिसका लोगो इसके साथ में लगा है, और फ्लटर के साथ में लोगो लगा हुआ है रिएक्ट का। तो आप इन दोनों में हाइब्रिड के साथ मतलब हाइब्रिड का ऐप बना सकते हो। तो हाइब्रिड के पॉइंट्स पे चलते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए होता है जैसे हमने डिस्कस करा, और एप्स हैव सेम कोड इवन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मतलब सेम कोड होता है चाहे वो कितने कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर सेम कोड चलता है, आपको एक ही कोड मेंटेन करना होता है, आपको अलग अलग बार कोड करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको लो कंट्रोल ऑन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स, आपका कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता अगर जैसे आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कुछ बनाना है, जैसे जैसे मैंने बताया पॉपअप कैमरा आपको खोलना है एंड्रॉयड का या कुछ, वो उस कंट्रोल उतना नहीं होता हाइब्रिड ऐप्स में, क्योंकि ये बेसिक सी बात है, अगर आप कोई चीज़ मल्टीपल चीज़ों के लिए बना रहे हो तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ों के लिए है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए ऐप बना रहे हो तो उसमें आप अच्छा कंट्रोल कर सकते हो जो है नेटिव। तो फिर हाइब्रिड में अगले पॉइंट पे चलते हैं, लो लो कॉस्ट एंड फास्टर डेवलपमेंट। तो लो कॉस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो आपको एक ही कोड मेंटेन करना है, आपको एक ही डेवलपर चाहिए, मतलब सब इसका रिड्यूस हो गया बाय हाफ जो आपका नेटिव में था। तो एक फास्टर डेवलपमेंट होती है, और ये सब बेनिफिट्स हैं हाइब्रिड के। तो नेटिव वर्सेस हाइब्रिड आपको समझ आ गया होगा, और इस सेशन में हम हाइब्रिड एप्स बनाएंगे फ्लटर से, क्योंकि ऑब्वियस बात है आज की मार्केट में अगर किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करना होता है तो उसे अपने एक्सपेंसेस कम से कम रखने होते हैं, तो वो बेसिकली फ्लटर प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट हो रही है तो वो नेटिव से दूर रहते हैं, पर अगर कोई बड़ी कंपनी है जो दोनों को मैनेज कर सकती है तो वो नेटिव चूज करते हैं। पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हाइब्रिड से ही करना चाहिए। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो फ्लटर से शुरू करते हैं हम हाइब्रिड में। तो फ्लटर एक तरह से हाइब्रिड का राजा है जो मेरे हिसाब से मेरी मेरा ओपिनियन है।
कुछ लोगों का कुछ और हो सकता है, पर मेरे हिसाब से फ्लटर जो है हाइब्रिड का मतलब मास्टर है। क्योंकि मैं आपको पॉइंट्स भी बता देता हूँ। अब जो ये कंपैरिजन पॉइंट्स है, ये बेसिकली हाइब्रिड के अंदर है, ये नेटिव से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, इसे कंपेयर कर रहा हूँ मैं फ्लटर के मतलब हाइब्रिड के अंदर जो जो आपके फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे फ्लटर आ गया, रिएक्ट आ गया, उनकी आपस में कंपैरिजन है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, लेस मेमोरी इंटेंसिव, ये इतनी मेमोरी नहीं खाता जितना रिएक्ट या बाकी कोई और फ्रेमवर्क खाता है। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होता है इसका, मतलब आप कोई बटन पे क्लिक करते हो तो ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। और फिर इसके साथ आ गया पिक्सल परफेक्ट यूआई। पिक्सल परफेक्ट यूआई का क्या मतलब है कि आप स्क्रीन पे कोई भी पिक्सल है आपके, उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसका डिजाइन, मतलब पिक्सल को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, उसका डिजाइन कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अपनी स्क्रीन में 10 बटन चाहिए, 20 बटन चाहिए, 100 बटन चाहिए। आप उसको कहीं भी पोजीशन कर सकते हो, आप कोई भी रैंडम पोजीशन पे उसे पोजीशन कर सकते हो, और मतलब आपको टॉप पे करना है, सेंटर पे करना है, आपको कहीं पे भी उसे कुछ भी डालना है, कैसा भी कलर करना है, आप सब कंट्रोल कर सकते हो उसमें फ्लटर में। तो ये बाकी नेटिव में थोड़ा मुश्किल रहता है ये करना, क्योंकि नेटिव की थोड़ी इसमें यूआई में अभी पीछे है थोड़ा, पर फ्लटर में बहुत आसान होता है ये करना। फिर चौथा पॉइंट आ गया आपका ग्रेट कम्युनिटी एंड एक्सटर्नल लाइब्रेरी सपोर्ट। तो ग्रेट कम्युनिटी का मतलब है कि आपको फ्लटर का अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है ऑनलाइन, चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो हो, गिटहब हो, आपको हर जगह सपोर्ट मिल जाएगा। और एक्सटर्नल लाइब्रेरी सपोर्ट मतलब अगर आपको कल को कोई फीचर डालना है अपने ऐप के अंदर, जैसे आपको कोई वीडियो प्लेयर डालना है, आपको वीडियो शो करनी है अपने ऐप के अंदर, तो उसको प्ले करने के लिए आपके पास एक वीडियो प्लेयर होना चाहिए। उसका कोड अब अगर आप लिखने बैठोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, पर अगर आप उसको डायरेक्टली लाइब्रेरी यूज कर लो उसकी, तो वो आपके लिए काफी सही रहता है। तो लाइब्रेरी सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इसमें फ्लटर में। तो फिर मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पिक्सल परफेक्ट यूआई में एक बार आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि अगर कईयों को भी डाउट होगा तो एक बार क्लियर हो जाएगा कि पिक्सल परफेक्ट यूआई से बेसिकली क्या मतलब था। तो एक सेकंड में आपको शो ही कर देता हूँ लाइव एग्जांपल। तो आपको अगर स्क्रीन दिख रही होगी तो इसमें मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो एक बेसिकली लॉगिन स्क्रीन है और एक रजिस्टर स्क्रीन है। तो ये एक तरह से डिजाइनर ने फिग्मा में बनाई थी। तो एक कोई प्रोजेक्ट था तो उस पर मैंने काम करा था, तो ये डिजाइनर ने फिग्मा में बनाई थी। और फिर उसके बाद मैंने इसको कोड करा था यहाँ पे, इसे मैं आपको वापस खोल के दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली ऐप है, ये मेरा सिमुलेटर है, इसमें मैं ऐप चला रहा हूँ। तो इसमें अगर आप देखोगे कंपैरिजन, तो डिजाइनर ने जो स्क्रीन बनाई थी और मैंने जो कोड करी है, ये आपको एकदम सेम लिख रही होगी। मतलब बहुत ही माइनर चेंज होगा, जो कलर का होगा थोड़ा बहुत, बाकी तो सब सेम ही है जैसे आप देख सकते हो। और ये वर्किंग ऐप है पूरा, इसमें आप मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो इससे। तो अगर आप देखोगे पूरी परफेक्ट यूआई सेम बनी है, मतलब ईच पिक्सल सेम है, जो चाहे कुछ भी हो इसमें, ठीक है। ऐसी अगर मैं रजिस्टर स्क्रीन पे जाता हूँ तो ये रजिस्टर स्क्रीन एकदम सेम है। तो ये देख रहे हो आप, तो यूआई एकदम परफेक्ट बनती है फ्लटर के अंदर, आप देख सकते हो। और मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ इसके साथ पूरी तरीके से, कुछ भी मेरे को लिखना हो इसमें, पासवर्ड का हाइड विजिबल करना हो मेरे को, वो भी कर सकता हूँ। तो मतलब ये ऐप कोडेड है, और ये जो था वो फिग्मा ने डिजाइन करा था, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक सेकेंड। अब एक सेकेंड, पहले डाउट भी क्लियर कर लेते हैं, किसी को अगर यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हो तो। किसी को क्वेश्चन है तो चैट में बता सकता है, यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में आया। हाँ दिव्यांश भाई। भाई मेरे को ये बात मतलब मैं ये पूछना था कि जैसे तूने बताया कि फ्लटर के रिएक्ट के ऊपर क्या-क्या मतलब वो है प्रोस हाँ है ना? तो क्या कहते हैं? तो मतलब ये कुछ होंगे तो कॉन्स भी होंगे कुछ एज़ इन या फिर कोई कॉन्स नहीं है? हाँ, फ्लटर के कॉन्स जो मैंने बताया वो रिएक्ट के वर्सेस में जो मैंने बताया हाँ, वो उसमें। बेसिक। हाँ, तो एक मिनट मैं स्लाइड ले जाता हूँ। तो एक सेकंड। हाँ, तो फ्लटर का जो ये रिएक्ट वाला पार्ट है, रिएक्ट से तो रिएक्ट वेब वाला तो अलग है, मतलब जो रिएक्ट वेबसाइट बनाता है वो अलग है, और जो रिएक्ट ऐप बनाता है वो अलग है, पहले ये हाँ। डिफरेंस है, हाँ, ठीक ओके, है। ओके। तो फ्लटर अगर रिएक्ट ऐप वाले से कंपेयर करें
तो फ्लटर ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा हाइब्रिड का मास्टर है, क्योंकि और अगर फ्लटर को वेबसाइट्स में कंपेयर करें तो उधर रिएक्ट जीत जाता है, क्योंकि रिएक्ट ऑब्वियसली वेबसाइट्स बढ़िया बनाता है, क्योंकि वो नेटिव HTML CSS यूज करता है। तो ऑब्वियसली रिएक्ट बढ़िया है उसमें। पर अगर ऐप की साइड देखें तो मेरे हिसाब से तो फ्लटर ही बढ़िया है रिएक्ट से, क्योंकि रिएक्ट अभी इतनी तरह अच्छे से डेवलप नहीं हुआ ऐप्स के लिए। वेबसाइट्स ऑब्वियसली बेटर है। मतलब सपोर्ट इतना नहीं है। हाँ हाँ। फ्लटर बेसिकली अगर किसी को पता ना हो तो गूगल ने लॉन्च करा है, तो ऐसा नहीं है कि फ्लटर कोई अननोन टेक्नोलॉजी है, गूगल का ऑफिशियल बैक्ड है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फ्लटर का, अगर आपको लगे कुछ डाउट है, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो भी गूगल का है, फ्लटर भी गूगल का है, और जो मतलब फ्लटर का काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये भी क्लियर कर दिया। तो और किसी को डाउट? पूछ लो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी, चाहे कुछ भी डाउट हो किसी भी स्लाइड में, या क्लियर है तो सब एक बार चैट में क्लियर लिख दो। हाँ भाई। कंपनीज रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स को ज़्यादा ढूंढती है या फिर फ्लटर को? मतलब अगर ऐप रिक्वायरमेंट है या वो वेब रिक्वायरमेंट है? ऐप रिक्वायरमेंट। ऐप रिक्वायरमेंट है तो भाई मेरे हिसाब से तो फ्लटर, जहाँ तक मैंने देखा है, कंपनीज फ्लटर के लिए पागल हो रखी हैं इस टाइम। क्योंकि फ्लटर ऑब्वियसली, जैसे मैंने एडवांटेजेस बताई फ्लटर की, कि इतनी सारी उसका सपोर्ट है और इतना सब है, तो अभी कंपनीज फ्लटर को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं इस टाइम मार्केट में। ऐसे नहीं है कि रिएक्ट वाले नहीं है। रिएक्ट, अब जैसे किसी का ऐप रिएक्ट में बना हुआ है, क्योंकि रिएक्ट ऑब्वियसली फ्लटर से पहले आया था, तो जिनके ऐप्स पहले से ही रिएक्ट में बने हुए हैं तो उनकी भी डिमांड है, क्योंकि वो वापस कोड स्विच नहीं कर सकते, तो उनके लिए रिएक्ट वाले भी हैं। पर अगर किसी को एकदम न्यू स्टार्ट ऐप बनाना है तो बेसिकली फ्लटर। ओके, थैंक। हाइब्रिड से नेटिव शिफ्ट करना कितना इजी है? हाइब्रिड से नेटिव शिफ्ट करना आसान ही है भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको फ्लो समझ आ जाए कि ऐप का फ्लो कैसा रहता है, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें, कि मतलब आसान ही है, वैसे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको बस मतलब वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में बताया कि जावा या कॉटलिन होती है, तो आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको 10-15 दिन में आ जाती है वो लैंग्वेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर बाकी आप अपना सिंपल जैसे ऐप बनाते हो वैसे बना सकते हो। भाई एक डाउट था, जैसे कहते हैं कि मतलब सिस्टम की बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो जनरल अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन कितनी होनी चाहिए यार? अब मैं इसका भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ऐप बनाना है तो आप दो तरीके से बना सकते हो हाइब्रिड ऐप। या तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लटर का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, जो मैंने इंस्टॉलेशन डॉक्स में भी लिखा था। या तो आप वो कर सकते हो, या आप VS कोड में ही कर सकते हो, जो मैंने करवाया था। ठीक है, तो VS कोड का क्या बेनिफिट है आपको? एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करने की जरूरत नहीं, जो बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है, तो उससे आपकी बहुत मतलब VS कोड बहुत लाइट है, तो आपका सारा उसमें ही कोड हो जाता है। और फिर बात आती है ऐप टेस्टिंग की। तो आप ऐप टेस्टिंग के लिए रियल डिवाइस में टेस्ट कर सकते हो, अपने फ़ोन में ही टेस्ट कर सकते हो ऐप को। क्योंकि अगर आप सिमुलेटर जैसे मैंने चला रखा है, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है, तो आपको अगर इससे बचना है तो आप सीधा रियल डिवाइस में टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप VS कोड यूज़ कर लेते हो और रियल डिवाइस यूज़ कर लेते हो, तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल से कंप्यूटर में भी आप ऐप डेवलप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बस ठीक है। हमें एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी बस VS हाँ कोड हाँ। में। हाँ वही। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। हाइब्रिड में यूज़ करते हैं डार्ट लैंग्वेज। मैं लिख देता हूँ क्या, ये वाली लैंग्वेज यूज़ होती है हाइब्रिड में। सही है, सही है। और मतलब किसी को और कोई डाउट? जेन्युइन डाउट आए हैं भाई लोगों के, सही है, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। क्लियर लिख दो एक बार सब। भाई मेमोरी हाँ भाई। मेमोरी एक्सेस कितना मिल जाता है हम लोग का ना भाई, इससे कोई यूज करके क्या फ्लटर को यूज कहे, करते हैं? रिपीट करना भाई, आपकी आवाज़ सही नहीं आई। मतलब मेमोरी एक्सेस कितना मिल जाता है हम लोगों को, मतलब कि हम लोग कितना जो एक्सेस मिलता है क्या नाम सिस्टम के ऊपर, वो कितना मिल जाता है? ये आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? जैसे अगर आपको ऐप बनाना है अगर तो मैं हाँ। हाँ हाँ
मतलब आपको चार, मतलब अगर आपके पास 4 GB रैम है तो काफी, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो नहीं तो। नहीं, मतलब जैसे अगर हाँ। ऐप मेरा एक मोबाइल में इंस्टॉल हुआ है, अच्छा अच्छा। तो उस वक्त मेरे को कितना एक्सेस मिल जाता है मेमोरी के ऊपर, कितने अच्छे से मैं काम कर पाता हूँ, मतलब मेरे को मेमोरी सब कुछ अच्छा अच्छा, कैसा मतलब होता है। मेमोरी पे, वो अगर आप जैसे कोई मेमोरी इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जैसे बैटरी जल्दी खत्म होगी। मतलब अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा हैवी ऐप बना लेते हो और ऑप्टिमाइज नहीं करते उसको, आप ऐसे कोई मेमोरी लिमिट सेट नहीं कर सकते हो मतलब। पर अगर आपका ऐप अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी जाएगी फ़ोन की, और गर्म भी हो जाता है कई बार फ़ोन, अगर जैसे कोई ऐप की जगह हैवी गेम चल रही हो, जैसे पबजी खेलते थे पहले। तो पबजी क्या थी, थोड़ी कई बार फ़ोनों को गर्म भी कर देती थी क्योंकि वो मेमोरी इंटेंसिव थी। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं होती, पर ऐप्स को ऑप्टिमाइज रखना होता है कि वो कम मेमोरी खाए। तो कम ही, वैसे अगर फ्लटर से क्या इसकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि वो ऑब्वियसली कम ही मेमोरी खाता है, जो उसकी एडवांटेज है। यही था भाई हाँ आपका डाउट। हाँ हाँ हाँ। ठीक। मेरे को लैंग्वेजेस बिल्कुल नहीं आती, लाइक बेसिक भी नहीं, तो कैसे करना है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको, इतनी कोई उसकी बात नहीं है। थोड़े बहुत बेसिक्स अगर आप सीख लो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप 2-3 दिन में सीख सकते हो यूट्यूब पे किसी भी ट्यूटोरियल पे। तो ये एक बार आपको क्लियर हो जाए तो आप फिर शुरू कर सकते हो। बेसिक्स तो मतलब प्रोग्रामिंग के आपको, कोई भी आप डेवलपमेंट शुरू करोगे उसमें तो चाहिए ही होंगे आपको, कि मतलब आपको ये पता हो वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस थोड़ी बहुत पता हो तो बढ़िया रहता है। तो ये सब है। एक बार क्लियर स्पैम कर दो आखिरी बार सब। बढ़िया बढ़िया। सही है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट के रोल्स बता डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रोल्स होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है, और ऐप टेस्टर और पब्लिशर होता है। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा ऐप है तो आप खुद ही बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे अगर ऐप की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो आपको, कोई कंपनी है तो उसको कई बार इन सब के अलग अलग डेवलपर्स रखने पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर, जैसे मैंने आपको अभी उसमें दिखाया सिमुलेटर में, जो भी इस पे डिजाइन करा है वो फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब होती है करना, कि इसका बॉर्डर रेडियस कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, बटन का कलर, या मतलब कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो ये सब फ्रंट एंड डेवलपर डिसाइड करता है। मतलब यहाँ पे क्या शो होना चाहिए टेक्स्ट में, वो सब फ्रंट एंड डेवलपर शो, वो मतलब मैनेज करता है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपका डिजाइन बहुत ही अच्छा है और आपको ड्राइंग वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट है, या आपको फिग्मा में डिजाइन बना लेते हो काफी अच्छे, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर का रोल काफी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर्स, बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर्स की भी डिमांड हाई रहती है, क्योंकि काफी लोगों का डिजाइन इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर की भी हाई रिक्वायरमेंट रहती है कई बार, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डिजाइन भी अच्छा जानते हैं और कोड भी अच्छा करते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर काफी सही जॉब हो रहती है अगर ऐप डेवलपमेंट में अगर आप जाओ। तो उसके बाद आ जाते हैं बैक एंड डेवलपर्स। बैक एंड डेवलपर्स में आगे आपका कि जो यूआई के साथ आपका लॉजिक इंटीग्रेट कर दे, कि इस बटन प्रेस पे ये होना चाहिए, जैसे साइन इन पे मैं अगर क्लिक करूं तो साइन इन पेज पे ले जाना चाहिए, और ये सब लॉजिक, या मैं लॉग इन करूं या स्किप करूं, जैसे अगर मैं स्किप करा तो होम पेज पे ले जाए, और होम पेज पे जैसे ही कोई डेटा लोड करना है वो सब बैक एंड वाला देखता है। तो ये सब होता है इसमें बैक एंड में, मतलब जो लॉजिक हैंडल करता है वो सब बैक एंड डेवलपर हैंडल करता है। और फ्रंट एंड का बता दिया है। और ऐप टेस्टर क्या करता है कि कई बार ऐप्स में बग आ जाते हैं, कि कुछ बटन पे क्लिक पे कुछ हो नहीं रहा, या कोई पेज लोड नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। तो ऐप टेस्टर एक बार टेस्ट करके बता देता है क्या क्या बग है, तो फिर वो डेवलपर सॉल्व कर देते हैं। वैसे तो ये डेवलपर खुद भी कर लेते हैं, पर कई बार क्या होता है, ऐप कॉम्प्लेक्स होता है तो इतना टाइम नहीं मिलता हर टेस्ट केस को टेस्ट करने का। तो उसके लिए ऐप टेस्टर भी हायर कर लेते हैं कई बार, कि वो सारा बग्स देख लेते हैं। कई बार तो इंस्टाग्राम वगैरह में भी काफी बग्स और ग्लिचेस आ जाते हैं, कई बार किसी की स्टोरी पे अपलोड नहीं होती, और मतलब ऐसे अलग अलग बग्स ग्लिचेस आते रहते हैं। तो बग्स और ग्लिचेस तो ऐप का पार्ट होते हैं मतलब, पर उसे सॉल्व करना डेवलपर्स की ड्यूटी होती है।
और पब्लिशर क्या करता है, पब्लिशर बस ऐप को अपलोड कर देता है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, या ये डेवलपर खुद भी कर देते हैं कई बार। तो ये सारे रूल्स होते हैं ऐप डेवलपमेंट के अंदर, और इससे आप पे एक पूरा ऐप रेडी हो जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, तो ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस एक बार लास्ट बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने कर ही चुके हैं वैसे तो, यूआई डिजाइनर फिग्मा में डिजाइन करता है, फिर फ्रंट एंड डेवलपर वो डिजाइन्स को कोड करता है, और फिर बैक एंड डेवलपर कोड के साथ लॉजिक इंटीग्रेट करता है, और फिर टेस्टर ऐप में बग्स ढूंढता है, और फाइनली ऐप को पब्लिश कर देते हैं स्टोर्स पर। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया जो हमने यही डिस्कस कर लिया, तो कोई बात नहीं। तो ऐसे होता है ये सब, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है कोई प्रोसेस में तो पूछ सकता है। एक बार सब अपनी प्रेफरेंस बता दो, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर में डेवलपमेंट ज्वाइन करना चाहोगे बैक एंड। फ्रंट एंड वाले एक बार हाथ रेज करना, आपको क्या पसंद है, बैक एंड या फ्रंट एंड? अच्छा ठीक है, सही है, यार हो जा फिर। नहीं नहीं बैठ जा यार, टाइम नहीं है। सही है, सही है, चल बैठ फिर, हटा। बढ़िया बढ़िया। और बैक एंड वाले करना एक बार। बैक एंड काफी पसंद है लोगों को, सही है, बढ़िया भाई बढ़िया। तो आगे चलते हैं इसमें फिर। फ्रंट एंड बैक एंड ये सब क्लियर हो गया, फ्लो क्लियर हो गया, हमने सब डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो यूआई और लॉजिक कैसे वर्क करता है, और हाउ आर अदर टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन ऐप। तो एक बार पहले ये डिस्कस करते हैं यूआई और लॉजिक कैसे काम करता है साथ में। कईयों को डाउट होगा कि ये मैंने डिजाइन तो कर दिया पर इसमें ये चीजें चल कैसे रही हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे मैंने रजिस्टर पे गया, रजिस्टर में मैंने कुछ नेम डाला अपना, कुछ भी फील्ड भर दी, पासवर्ड में कुछ भी डाल अभी दिया। जा तो आप सबके मन में डाउट होगा, मतलब सबके तो नहीं, कईयों को पता होगा, अभी जा पर जिसके भी डाउट है उसको एक भाई बार 2 मिनट। क्लियर हो जाए कि ये वहाँ पे चल क्या कैसे रही हैं होगा चीजें। ना, तो क्या मैंने करो, नेम एक में क्लास कुछ भर दिया, एक क्लास में पासवर्ड में कुछ भर दिया। मैंने जैसे ही क्रिएट अकाउंट करा, तो इसका एक बार सबसे पहले ये क्या चेक करेगा ऐप, कोई बता सकता है कि ऐप के अंदर सबसे पहले क्या चेक होगा। जैसे ही मैंने नेम और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा, तो वो उसके तो बाद होता ऐप में क्या चेक होगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर बोल हाँ फटाफट। भाई दिव्यांश। भाई कि मतलब वो एग्जिस्टिंग तो नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता डीबी में। हाँ सही है, ये भी सही है, पर हितेश भाई ने बिल्कुल सही कहा है, इनवैलिड और एम्प्टी फील्ड्स। सही है, बिल्कुल सही है। जिसने भी थोड़ी बहुत कोडिंग पढ़ी होगी उसे इफ एल्स का पता होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट। ब्रेन तो वॉश इसमें क्या हो रहा है, ये पहले इफ एल्स स्टेटमेंट चेक करता है कि कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ये क्रिएट अकाउंट पे मैसेज शो कर देगा कि आपकी फील्ड्स एम्प्टी है। तो जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट दबाऊंगा, तो इसमें आ जाएगा मोबाइल इज ब्लैंक। ये रिस्पॉन्स जो है अभी पीछे से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है, इसलिए मोबाइल आ रहा है। वरना अगर मैं लिखता तो इसे लिखता है कि सारी फील्ड्स एम्प्टी है, आपको पहले फिल करो सारे। जैसे आप कई ऐप में भी रजिस्टर करते हो, कई बार आप फील्ड्स या टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना भूल जाते हो, आप टिक मार्क नहीं लगाते। तो वो पहले आपको कहता है प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन फर्स्ट। तो उसके बाद जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो फिर आपको प्रोसीड करने को कहता है। तो ये तो आपका हो गया लॉजिक इफ एल्स वाला। फिर उसके बाद ये चेक करेगा कि आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है या नहीं, जैसे आयुष भाई ने कहा, एकदम सही। फिर उसके बाद दिव्यांश वाली बात आ जाती है कि ये चेक करेगा रजिस्टर्ड है या नहीं यूजर, ये सारा चेक करेगा सर्वर। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में चीज समझा देता हूँ, सर्वर के साथ काम कैसे करता है ऐप, बहुत ही बेसिक सा बता दूंगा, मतलब आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। पानी के कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अभी भी सर्वर या किसी चीज में डाउट है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अंदर तो ऐप साइड तो आपको पता चल गया कि कैसे चल रही हैं चीजें, कि ये डिवाइस की फील्ड चेक हाइट करेगा, वो सब चेक करेगा, पर जब बात आ जाती है रजिस्टर करने पर तो क्या होगा। तो जैसे ही मैंने सारी फील्ड भर दी बोला कि और पानी फिर तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा, लेकिन तो पानी क्या के होगा, ये मैं बता देता हूँ। एपीआई एक चीज होती है, बहुत ही बोला वो सिंपल आया टर्म्स में बता देता हूँ। मोबाइल आपने क्रिएट बोला अकाउंट पे क्लिक करा, सीजन आया मोबाइल ने तो क्या करा, मैंने आपके ऐप ने डाल दिया जो भी आपने इंफॉर्मेशन एंटर करी थी ऐप के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन पानी पहले ये यहाँ पे पास कर देगा सर्वर को।
तो ये कितना हो गया? सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जाएगी कि इस वाले यूजर को रजिस्टर करना है हमारे उस पे सर्वर पे। ये कितनी है तो कोड सर्वर लेके? क्या करेगा, सर्वर खुद में एक कंप्यूटर है, उसे कुछ नहीं पता क्या करना होता है। और यहाँ जैसे पे आपका कंप्यूटर है, आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो कि इस वेबसाइट पे जाना है, ये करना है। तो सर्वर भी एक तरह से खुद का कंप्यूटर है खुद में। तो उसे बताना होता है कि अगर उसके पास कुछ रिक्वेस्ट आई है कि रजिस्टर करना है तो उसे क्या करना है। तो वो चीज इसे बताती है एपीआई। तो एपीआई से बताती है कि सर्वर को कि अगर किसी की रिक्वेस्ट आई है पूछा तो किसको उसे पानी ये प्यास, करना है। तो फिर और अगर सिक्योरिटी मतलब जो भी उसके पास कुछ भी रिक्वेस्ट आई है तो उसे ये करना है। 3 तो एपीआई उसको सर्वर को बताती है कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन देती है। तो ये आ जाता है बैकएंड के अंदर आ जाता है ये। पर इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये आपको बाद में मतलब इसको और डेप्थ में जाएंगे, पर अभी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। तो बेसिकली बस ये समझो कि इसको ये एक तरह से मान लो ये कोई प्रधान मतलब कोई वो है पॉलिटिशियन, मान लो पॉलिटिशियन है सर्वर, और ये कोई है नॉर्मल पब्लिक, इसने अपनी रिक्वेस्ट भेजी पॉलिटिशियन पे कि मेरे को ये चाहिए। फिर ये डिसाइड करेगा कि अगर ये इसका हकदार है या नहीं, इसे डिजर्व करता है या नहीं। तो ये इसे एपीआई हो गया पॉलिटिशियन का दिमाग। तो दिमाग इसे बताएगा कि हाँ भाई ऐसे करना है। तो अगर करना है रजिस्टर तो इसे भेज देगा सक्सेस, वरना भेज देगा फेल। जीरो ऑन द नंबर अगर फेल इसने भेजा आज तो कर देना ऐप के पास आएगा, ऐप बताएगा कि फेल हुआ या सक्सेस तो डेली इफ बोल एल्स सकते स्टेटमेंट से। हैं कि तो परसों अगर फेल हो गया तो ये बता देगा कि आपका रिस्पॉन्स फेल हो गया, आप रजिस्टर नहीं कर सकते किसी भी वजह से। अगर ईमेल पहले से ही रजिस्टर्ड है तो कह देगा ईमेल पहले से ही डला हुआ है। या फिर अगर किसी ने मतलब कुछ और भी रीजन हो सकता है कि पासवर्ड की वो सही नहीं है, मतलब कोई कैरेक्टर मिसिंग है, पासवर्ड की लेंथ छोटी है, तो वो भी रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सक्सेस है तो ये कह देगा सक्सेसफुल हो गया है, आप रजिस्टर्ड हो गए हो। और फिर ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। उस हिसाब से इफ एल्स स्टेटमेंट से वो डील हो जाती हैं चीजें। ठीक जीरो है, तो ये एक तरह से आपको लॉजिक प्लस यूआई समझ आ गया होगा कैसे वर्क करते हैं साथ में। सही है। तो एपीआई को भी मैंने आपको हमने तो काफी बोला आप सही शॉर्ट टर्म में बता दिया कि कैसे क्या होता है एपीआई। सर्वर पे ये इंफॉर्मेशन भेजता है, सर्वर एपीआई के थ्रू कैलकुलेट करता है कि क्या करना है, और इसके बाद हम मेरे को बोला कि सर्वर इसको ये वापस रिस्पॉन्स भेजता है तो कौन कि सा ये भी को तुम्हें लिख दे ऐप को बताता है कि तेरे को ये करना है। तो हमने इस तरह तो से मार्क्स किया एपीआई का सिस्टम चलता है। 17 बिल्कुल दिया हुआ ठीक है, तो 17 ये सब कितने होता है। और अगर जैसे रजिस्टर हो गया तो एपीआई करेगी वो क्या करेगी, उस डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगी। क्या कि देखो ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर यूजर कभी लॉगिन करे तो डेटाबेस में चेक करेगी कि ये यूजर है या नहीं। अगर तुम्हारे है तो उसे लॉगिन कर देगी, अगर नहीं है तो नहीं और ये हो करेगी। गया और तुम्हारा तो तो जैसे किसी ने माई एसक्यूएल पढ़ा होगा, जिनको कोई नहीं, जिन्हें नहीं आता कोई बात नहीं, पर जिन्होंने पढ़ा है माई एसक्यूएल, तो ये कंप्यूटर के माई एसक्यूएल में एपीआई वो डेटा स्टोर कर देगी। और फिर आगे जाके फ्यूचर में कभी उसे चेक कर लेगी कि अगर ये यूजर प्रेजेंट है या नहीं। और सब इफ एल्स स्टेटमेंट पे ही चलता है ज्यादातर कि चेक करते हैं कि अगर है या नहीं, मतलब जो भी स्टेटस है उस हिसाब से चीजें चलती हैं ऐप के अंदर। तो ये हो गया हमारा कोड प्लस लॉजिक, यूआई प्लस लॉजिक हो गया। तो अगली चीज पे आते हैं, हाउ आर अदर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऐप। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी, आप कल कुछ चीज बना रहे हो, एआई बना रहे हो, ब्लॉकचेन में बना रहे हो, स्टोरी आपको बिल्डिंग कुछ उसके लिए विजुअली शो करना है, 5 फ्लोर तक मतलब उसे अपने ऐप के साथ जोड़ना है। अब तो या ग्राउंड तो आप उसे ऐप के अंदर ही हाइट 5 कोड कर दो किसी तरह, ठीक है तो वो 10 तो आपका हो गया मतलब या 5 लोकल कोड हो गया, मतलब अब आप कितने ऐप फ्लोर के तक अंदर ही एक कोड फ्लोर कर तक दो। जाओ 28 या इसका फ्लोर दूसरा तरीका होता है, जैसे मैंने एपीआई से बताया, 5 ऊपर 3 नीचे एपीआई में आपने ठीक है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ कोड लिखा हुआ है, वो एपीआई इसको कैलकुलेट करती है और फिर आपको वापस डेटा भेजती ये है। तो 1 जैसे दिव्यांश का अगर किसी ने सेशन ज्वाइन करा हो, उसने मूवी रिकमेंडेशंस का एक प्रोजेक्ट दिखाया था। तो मूवी रिकमेंडेशंस में क्या होता है कि 25 फ्लोर मतलब जैसे उसने दिखाया वेबसाइट बनाई थी, अगर आप उसी वेबसाइट को ऐप के फॉर्म में सोचोगे तो बस वही बात है कि वो बैक एंड में कैलकुलेट करता है और वो आपको रिस्पॉन्स भेज देगा कि ठीक है ये शो करना है। हर फ्लोर 5 मीटर का है तो काफी तो ये मीटर क्लियर ऊपर हो गया होगा आपको कि फ्लो क्या रहता है ऐप्स का। तो किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर एपीआई में कुछ डाउट है या कुछ भी, 5 या मीटर कोई का एक क्वेश्चन है कि ये ऐसे कैसे होता है या कुछ भी। 50 डिवाइडेड बाय 5 10 तो 10 फ्लोर पे है अभी
यहाँ पे मान लेते हैं 10 बैकएंड में क्या यूज करते हैं, मतलब माई एसक्यूएल या मोंगोडीबी वगैरह ऐप के लिए? ऐप के लिए ऐप के लिए देख एपीआई में तो ये बनाते हैं, कोडिंग करते हैं उसमें। वो तो तू कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है, जैसे नोड जेएस हो गया 5 मीटर या का होता पीएचपी हो गया, मतलब वो उससे तो एपीआई बना है सकता है। फ्लोर्स हो गए और ना जो डेटाबेस के लिए तू माई एसक्यूएल 8 फ्लोर्स हो मोंगोडीबी गए वगैरह यूज कर 5 सकता है, इंच ये सब होता है। 40 ठीक है भाई। 40 का है ठीक है। एक सेकंड फ्लोर में जाना है ना उसे तो अगर किसी को समझ नहीं आया कि मैंने कौन सी लैंग्वेज बोली तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसमें देख भी नहीं रहे, हम ऐप साइड ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये देखिए अगर डाउट है 8 किसी को तो फ्लोर है ना पूछ सकता है, 40 मीटर फिर ऊपर हम आ वरना जाए आगे बढ़ते हैं। ठीक एक है बार ऊपर क्लियर से लिख 40 दो मीटर आना है अगर और कोई ये डाउट नहीं है तो। 1 मीटर 1 सेकंड में तो 40 मीटर कितने चलेगी 40 सेकंड में 40 सेकंड में सेकंड है ना 40 सेकंड आंसर हाँ भाई, बैकएंड सेम यूज हो सकता है वेब और ऐप में। जैसे एक स्टार्टिंग में किसी ने डाउट पूछा था कि अगर हम डेटाबेस में कुछ चेंज करते हैं तो वेब और ऐप में दोनों में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अगर आप बैकएंड में चेंज करोगे तो वेब और ऐप में दोनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने डेटाबेस में ही चेंज कर दिया और डेटाबेस ही उन्हें इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, वेब और ऐप को सर्वर इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो दोनों में चेंज हो जाएगा जो भी आप अगर बैकएंड में चेंज कर देते हैं। एक मिनट ठीक है आयुष भाई, ओके। तो अगले उस पे चलते हैं एक बार। तो अब मेन उस पे आ जाते हैं, वेज टू अर्न विद एप्स। कईयों के दिमाग में डाउट होगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, चल और ऐड भी देखी होगी। वो पहले ऐड आती थी वाइट हैट जूनियर की, चिंटू वाली और ये सब कि वो 6 7 क्लास से कोड कर रहा है और ये सब कर रहा है, और उसने ऐप पता नहीं कौन कौन से ऐप बना दिए और बहुत पैसे कमा रहा है। पर इसका एक असली रियलिटी वो देख लेते हैं कि होता कैसे है, मतलब सब मिनट कईयों को डाउट होगा, एक बार देख लेते हैं वेज टू अर्न विद एप्स। तो सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट है ऐड रेवेन्यू। ऐड रेवेन्यू से आप पैसे कमा सकते हो, जैसे ये सिमिलरली वैसे वर्क करता है जैसे यूट्यूब पे वीडियो पे ऐड आती है, टाइम ऐसे टेकन ही मेरे आप को एप्स के बीच में ऐड दिखा सकते हो। ठीक जैसे अगर आप फोन पे भी कोई गेम खेलते होगे तो उसके बीच में ऐड आ जाती है कोई भी, और आप देखते हो, तो ऐसे ऐड से रेवेन्यू आशीष है जनरेट ना हो जाता है अगर आपका ये काफी 3.5 अच्छा यूजर हाँ मतलब तो मुझे लगा इंटरेक्शन है ऐप से। तो ऐड रेवेन्यू से मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके अगर एक दो यूजर हैं ऐप में तो आप 100,000 डॉलर कमा लोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका काफी अच्छे, जैसे यूट्यूब पे काफी अच्छे पूरे सब्सक्राइबर और व्यूज होते हैं, व्यूज अगर मेनली डिपेंड करता है, तो ऐसे ही आपका ऐप के अंदर ऐड रेवेन्यू कितना डिपेंड एक दिन करता में है। इतना होता है तो तो कितने दिन ये ऐसे लगेंगे होता है। और फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है सब्सक्रिप्शंस। अब सब्सक्रिप्शन आप सबको पता होगा, जैसे आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो या आप हॉटस्टार की लेते हो। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो लोगों ने हॉटस्टार की भर भर के ली है सब्सक्रिप्शन, या दोस्तों की यूज कर रहे होंगे। पर सब्सक्रिप्शन बेसिकली मतलब अगर आप ऐप में कोई मंथली चीज के लिए चार्ज कर रहे हो तो आप सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हो, मतलब सब्सक्रिप्शन रखोगे तो आपके इनकम आ सकती है। और ये सब अगर आप देखोगे तो पैसिव इनकम के सोर्सेज है, आपको इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपने एक बार ऐप डाला, ऐड चल रही है, आपके ऐड से रेवेन्यू आ रहा है, यूजर मेहनत कर रहे हैं ऐप के ऊपर यूज करके। जैसे इंस्टाग्राम हम यूज कर रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, तो फायदा एंड में इंस्टाग्राम का है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो उसी तरह के से आपने ऐप डाल दिया, ऐड रेवेन्यू आ रहा है आपका। आपने कोई सब्सक्रिप्शन डाल दिया, आपकी सब्सक्रिप्शन से पेमेंट आ रही है हर मंथली, मंथली आपकी फिक्स्ड इनकम बन गई। अगर 10 लोगों ने आपके 150 रुपए की सब्सक्रिप्शन खरीदी तो आपके 1500 के मंथली पैसे फिक्स हो गए कि आपके 1500 आपके पास आएंगे 10 यूजर से। तो हाँ ये तरह से आपकी पैसिव इनकम हो गई। फिर पेड ऐप्स होते हैं, जो अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे पेड ऐप्स डाल दो, कि आपने जैसे कोई ऐप डाल दिया और वो पेड है, जैसे मैंने 100 रुपए का ऐप डाल दिया और फिर उसे कोई खरीदता है तो मेरे को हर इंस्टॉल पे पैसे मिलेंगे। तो मेरे को अगर जैसे किसी ने 100 रुपए का मैंने ऐप डाला, तो अगर 10 यूजर इंस्टॉल करते हैं तो मेरे को 1000 रुपए मिल जाएंगे। अगर किसी ने 100 लोगों ने खरीदा तो मेरे को 10,000 मिल जाएंगे। तो तो ये वेरिएबल सारे पैसिव इनकम है, सब देख रहे हो आप। और फिर हो जाएगा तेरे कई लोगों के डाउट होता है कि पेड ऐप मतलब हर इंस्टॉल पे पैसे मिलते हैं ऐप पे, अगर चाहे फ्री भी हो, पर से एक ऐसा नहीं नंबर है। एक्स है मतलब दूसरा असली में क्या होता है, अगर आपने ऐड डाली हो ऐप के अंदर जब भी वो आपका फ्री ऐप में एक्स इनकम माइनस आती है। एक्स कितना होगा
अगर आपका फ्री ऐप है और आपने ना ऐड डाल रखी है उसमें तो कोई इनकम नहीं होती। दोनों का अगर सम या कितना तो आप उसमें ऐड डालो तो आपकी इनकम है, या फिर आप उस पर पेड कर दो तो है? बड़ा इनकम है, बड़ा मान या फिर आप सब्सक्रिप्शन डाल ठीक है, दो तो या फिर इनकम। इसको दोनों में से इसको बड़ा मान लो, फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है इन एक ऐप नंबर होगा परचेजेस। उसको छोटा मान, इन तो ऐप इसका परचेजेस का मतलब क्या होता है कि आप माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस ऐप के कितना अंदर कोई आइटम खरीदते हो, है? जैसे गेम 40 में आपने कोई कॉइन्स खरीद लिए, माइनस एक्स, या माइनस आपने एक्स, पबजी में जैसे स्किन खरीद लेते थे, उस तरीके से आप माइनस एक्स, माइनस इन ऐप परचेजेस रख लेते हो ऐप्स के अंदर कई बार, या आपने कोई प्रीमियम खरीद लिया, ये वो चला सब गया आप इन ऐप परचेजेस में आ जाता है। माइनस एक्स। यूट्यूब प्रीमियम खरीद लिया, या मतलब आपको इन ऐप में आपने खरीद ली चीजें, तो ये सब होता है। द स्मॉलर नंबर तो इज फिर एक नंबर आ नेक्स्ट पे आ गया, जाते हैं ई कॉमर्स ऐप। अगर आपका ई कॉमर्स ऐप है तो वो अपने में खुद में ही बिजनेस है। अगर आपने अगला स्विगी बना स्मॉलर दिया, नंबर कौन सा है? या स्मॉलर नंबर इज मतलब कुछ एक्स, भी आपने ऊबर ओला है कुछ भी स्मॉलर नंबर इज 45 बना दिया ई कॉमर्स, तो आपके तो माइनस हो ऑब्वियसली गया, एक नंबर एक्स मतलब अगर माइनस एक्स अच्छा खासी लेवल पे चल जाता है तो आपका है, उससे इनकम आती रहती है। तो ये बेसिकली सारे तरीके टोटल थे दोनों पैसे का सम कमाने के ऐप्स। 50 तो इसमें अगर किसी को डाउट है, या किसी को कोई नया आइडिया है कि और किसी तरीके से कमा सकते हैं कुछ भी, पूछ सकता है। 15 45 सबको आगे समझ लगता है, मतलब क्योंकि ज़्यादा मुश्किल था नहीं इसमें कुछ। तो ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। पब्लिशिंग, मेन बात आ जाती है। आपने पूरा ऐप बना दिया, आपने पूरी कोडिंग कर दी, सब कर दिया आपने, पर अगर उसके पास मतलब आपके पास कोई सोर्स ही ना हो उसे दिखाने का, तो पूछो वैसे तो क्या करोगे? मतलब वेबसाइट पे तो आप डोमेन नेम लेते हो और उसे होस्ट कर देते हो और आपकी वेबसाइट शो जाती है पूरी दुनिया को। पर अगर आपको ऐप शो करना है किसी को, तो आप क्या करोगे? चलो बताओ क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या आते हैं, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर टोल में आ जाते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने खुद ने पब्लिश भी कर रखे हैं कुछ, तो मैं वो दिखा देता हूँ एक बार आपको, आपको एक बार क्लियर हो जाएगा इससे। ये टॉयज मार्क्स है ना, पर 2 टाइम्स राइट, 2 टाइम्स अबव तो मार्क्स प्लस मार्क्स, 2 टाइम्स अबव मार्क्स, अबव का तो पता 2x है, ये आपका प्ले स्टोर है 4x हो गया, और ये मेरी प्रोफाइल है प्ले टू स्टोर टाइम्स वाली, अबव तो मैं इस पर मार्क्स दिखा और देता कितने हूँ। तो जैसे ये सारे ऐप मैंने ही बना रखे हैं। जैसे एक ये ऐप है, और मतलब ये सारे ऐप्स हैं जो मेरे आ रहे हैं। मतलब और भी ऐप्स हैं इसमें अभी शायद शो नहीं हो रहे, पर अभी 3 ऐप्स ये आ रहे हैं। ये एक गेम है, ये एक ऐप है और एक ये ऐप है। तो इसमें आप देख सकते हो ये ऐप की इंफॉर्मेशन आ रही है कि कितने डाउनलोड्स हैं, एवरीवन रेटिंग आ रही है इसकी, डेटा सेफ्टी वगैरह जो भी है, रेटिंग कर सकते हो। तो ये सब आपकी एक तरह से प्ले स्टोर पे मेरी उसकी ऐप की वो बनी हुई है प्रोफाइल। ऐसी मेरे इस ऐप की बनी हुई है, इसके 10K प्लस डाउनलोड्स हैं और रेटिंग 3.3 है और ये सब है। तो आप देख सकते हो ये एक ऐप डाला हुआ है। तो अब आप सोच रहे होगे ऐप डालें कैसे? तो ऐप डालने के लिए मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या होता है। जैसे अगर आपको प्ले स्टोर पे ऐप डालना है अपना, तो उसकी फीस होती है $25 पे। आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो और आप कितने भी ऐप डाल सकते हो लाइफ टाइम के लिए। आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी ऐप डालो, आप कभी भी डालो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। प्ले स्टोर की बात हो रही है अभी, ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, iOS पे अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी प्ले स्टोर की बात कर रहे हैं। तो ये प्ले स्टोर पे आप मैनेज कर सकते हो। जैसे ही आपने $25 का खरीद लिया अकाउंट, तो ये प्ले कंसोल होता है एक, इस पे आप जा सकते हो। और ये प्ले कंसोल के अंदर आप अपना सारा डैशबोर्ड देख सकते हो कि कितने आपके डाउनलोड्स थे और ये थे। या आप इधर देख सकते हो और भी ऐप्स हैं जो उसमें शो नहीं हो रहे थे। तो अगर आप किसी की स्टैटिस्टिक्स खोलते हो, ये जैसे ऐप है, इसके मैं डाउनलोड्स देख सकता हूँ, एक सेकंड। डाउनलोड्स होते हैं और एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल्स एंड अनइंस्टॉल्स।
तो अगर आप देखो तो इसमें एक सेकंड, एक ग्राफ नहीं आ रहा शायद इसमें। तो बेसिकली मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसमें अभी शो नहीं हो रहा, पता नहीं वो ऑप्शन आता है यहाँ पे, अभी आ नहीं रहा। वैसे इस ऐप के 40K डाउनलोड हैं, 40,000। तो इसलिए मैं दिखा रहा था आपको कि कैसे दिखता है ग्राफ वगैरह, पूरा पूरा प्रॉपर आपका उसमें आ जाता है कि कैसे आता है। पर इसमें भी पता नहीं शो नहीं हो रहा, कोई नहीं। तो बेसिकली ऐसे पब्लिशिंग होती है। और ऐप स्टोर का मैं बता देता हूँ क्या होता है। ऐप स्टोर में 25, प्ले स्टोर में तो होती है $25। और ऐप स्टोर में आप सेम अकाउंट बना सकते हो, डेवलपर अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको ऐप स्टोर पे डाउनलोड मतलब डालना है कोई ऐप, तो उसके लिए फीस होती है $100। तो इसका भी मेरे पास अकाउंट है। पर ऐप स्टोर की ये लिमिट होती है कि आप ऐप स्टोर के अंदर सिर्फ 1 साल तक अपलोड कर सकते हो, फिर आपको वापस अगली मेंबरशिप रिन्यू करनी होती है। मतलब $100 आपको ईयरली पे करने होते हैं अपने ऐप्स को ऐप स्टोर पे रखने के लिए। तो ये ऐप स्टोर का क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप मतलब प्ले स्टोर का होता है $25 और ऐप स्टोर का हो गया $100। इसके बाद आप अपना ऐप पब्लिश कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग के लिए प्रेफर आपको मतलब आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्ले स्टोर पे डालो अपने ऐप। $25 कोई मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, या अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 2,000 रुपीज़ के अराउंड कुछ होगा। तो अगर आप एक बार 2,000 रुपीज़ पे कर देते हो तो आप कितने भी ऐप डाल दो, 100, 200, 300, आप कितने भी ऐप डाल दोगे उस पर, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक बार अगर, पर आपको पहले रिकमेंड करूंगा आप पहले कोई ऐप बनाओ। अगर आपको लगता है इसमें पोटेंशियल है तो आप उसे मेंबरशिप परचेज कर लो और फिर डाल लो उसे। और फिर सबसे बढ़िया बात यह है कि आपने कोई ऐप क्रिएट करा, उसके बाद आपको उसको मेंटेन करने के लिए मंथली कोई कॉस्ट नहीं देनी। वेबसाइट्स में कई बार होता है कि आपको होस्टिंग के पैसे देने हैं, किसी के पैसे देने हैं, वो आपको नहीं देने होते। आपका डायरेक्ट प्ले स्टोर पे ऐप डल गया, आपको मंथली कोई पेमेंट नहीं करनी। आपका बस मेंबरशिप की पेमेंट जैसे मैंने बताई $25 थी, वो होती है। तो ये हो गया पब्लिशिंग के बारे में। तो अगले उस पर आ जाते हैं, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ एप्स। क्वालिटी ऑफ वर्सेस क्वांटिटी मतलब कि आप, ये इसका रिलेशन इनकम से भी है। तो बेसिकली अगर आप कोई 10 ऐप बनाते हो, क्वांटिटी अगर सोचते हैं 10 ऐप बना दिया आपने और हर से आपके पास $1 आ रहा है, तो मतलब हो गया आपके $10 आ रहे हैं 10 ऐप से। और अगर आप क्वालिटी वाला कोई ऐप बना दिया आपने बहुत ही हिट, तो एक ही ऐप से आपके आ रहे हैं $10। तो ये थोड़ा, अगर मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका ऐप अच्छा नहीं है, तो आप क्वांटिटी साइड जाओ, कि आप प्रेफर करो ज़्यादा ऐप्स बनाने की, तो अल्टीमेटली आपका अमाउंट इकट्ठा होके बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको लगता है आपका ऐप बहुत तगड़ा क्वालिटी, तो आप उसी ऐप पे फोकस रखो और एक दो ऐप उसके साथ और बना सकते हो। मतलब आप किसी भी साइड को चूज कर सकते हो जैसे आपको लगता है। और आपकी इनकम से भी रिलेशन है इसका। और ऐसे ही अभी इसका आगे रिलेशन होगा आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड में, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो एक बार वापस हैंड रेस कर दो, जो भी आईफोन और एंड्रॉयड वाले हैं, आईफोन वाले कर दो एक बार। आईफोन वाले है नहीं क्या, चले गए सारे? सही है, बढ़िया बढ़िया। तो कई तारीफ करते हैं आईफोन की, कई करते हैं एंड्रॉयड की। तो एक बार डेवलपर के पीओवी से देख लेते हैं कि डेवलपर क्या सोचते हैं एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन के बारे में। तो डेवलपर के लिए तो दोनों ही बेनिफिट है, चाहे वो एंड्रॉयड पे बनाए आईफोन पे, क्योंकि अल्टीमेटली उसे यूजर मिल रहे हैं एंड में। पर एक बार वैसे कंपैरिजन कर लेते हैं कि एंड्रॉयड और आईफोन में क्या डिफरेंस है। तो अगर ये आप ग्राफ देखोगे, एप्पल और एंड्रॉयड नेशन, इसमें आपको पता चल जाएगा यूजर कितने हैं।
जापान में सबसे ज़्यादा iOS यूज़र हैं, फिर यूएस में, फिर यूके, जर्मनी, चाइना, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इंडिया। फिर एंड्रॉयड के सबसे ज़्यादा इंडिया में। तो इससे क्या पता चलता है हमें, अगर आपको कोई ऐप रिलीज करते हो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, तो आप प्रेफर करोगे प्ले स्टोर, क्योंकि आप डायरेक्ट 95% यूजर्स को एक्सेस कर लोगे इंडिया के, और आपके लिए काफ़ी बड़ी मार्केट कवर कर लोगे। पर अगर आप दूसरी साइड कोई ऐप रिलीज करते हो ग्लोबली, तो उस साइड अगर आप देखोगे तो iOS के यूज़र काफ़ी ज़्यादा हैं बाकी कंट्रीज में इंडिया के मुकाबले। और अगर देखोगे आप, अगर आप इनकम के लिए टारगेट कर रहे हो किसी ऐप को कि आपको पैसे कमाने हैं उस ऐप से, तो आप ऑब्वियसली ये वाली कंट्रीज को प्रेफर करोगे जिनकी जीडीपी ज़्यादा है, जैसे जापान हो गया, ये यूएस हो गया। इनके काफ़ी सही, मतलब $1 आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट होती है तो वो ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियल है कंपेयर टू इंडिया। अगर यूएस का कोई एक बंदा भी आपकी ऐड देखता है तो उसका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा होता है इंडिया से। इंडिया का अगर कोई एक यूज़र होता है, तो एक तरह से अगर आपको इनकम टारगेटेड ऐप बनाना है तो ग्लोबली, तो आपको प्रेफर करना चाहिए iOS। पर अगर आपका यूज़र बेस इंडिया में ज़्यादा है, जैसे आपने कोई ऐप बनाया ई कॉमर्स जो सिर्फ इंडिया में आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए आप प्रेफर करना एंड्रॉयड पे रिलीज करने के लिए। और अगर आपके पास दोनों का एक्सेस है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप दोनों को ही रिलीज कर दो। पर वैसे अगर हम स्टैट्स देखें, तो अगर वैसे बाहर ग्लोबली रिलीज करना होता है तो iOS भी प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि iOS यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं बाहर की कंट्रीज में। तो ये सब था हमारे सेशन में। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। तो सारा आई होप सब कवर कर दिया मैंने, पूरा डेवलपमेंट फ्लो, लैंग्वेज जैसे मैंने बता दिए है, ये सब हो ही गया है। रोल्स बता दिए आपको, और वेज टू अर्न विद एप्स बता दिए, और मतलब काफ़ी सही कवर हो गया है प्रेजेंटेशन में जो आपको बेसिक्स जानने थे। अगले सेशन में हम कोड कर देंगे, कोड शुरू कर देंगे फ्लटर में। तो अगर किसी को इसमें क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दो, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। या किसी के कोई व्यूज हैं या कुछ भी है, एक बार शेयर भी कर सकते हो, या किसी का कुछ एक्सपीरियंस है। हाँ भाई जब हम अच्छा बोल हाँ लो भाई, फरमान भाई। पर मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं आपको, तो वो कुछ वेरीफाई वगैरह नहीं करते कि हमारा कोई हाँ हाँ मैलिशियस काम तो नहीं कर रहा है? हाँ हाँ, वो सब वेरीफाई होता है। सॉरी ये मैंने स्किप कर दिया, बट मैं बता देता हूँ। ऐप स्टोर में, एक तरह से प्ले स्टोर में अगर आप बात करें गूगल वाले प्ले स्टोर में, तो उसमें क्या होता है, वो आप ऐप डालते हो अपनी। एक बार ये सब बताना, एक एपीके फाइल पता है कि नहीं, वो क्या होती है? एपीके फाइल किस किस को पता है, एक बार रेज हैंड करना। सही है, कोई नहीं। जिन्हें नहीं पता, एपीके फाइल एक बेसिकली ऐप की एक्सटेंशन फाइल होती है। डॉट एपीके फाइल, कोई भी ऐप इंस्टॉल होता है उससे पहले उसकी जैसे आपकी पीडीएफ फाइल हो गई या इमेज के लिए पीएनजी हो गई, तो ऐसी ऐप्स की फाइल होती है एपीके। तो उससे ऐप इंस्टॉल होता है आपका। तो जैसे अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप डाल रहे हो तो आपने एपीके फाइल अपलोड करी, तो वो प्ले स्टोर क्या करता है, आपके ऐप को चेक करता है, और ऐप चेक करता है, उसमें स्कैन करता है कोड को कि आपके कोई वो मैलिशियस कोड तो नहीं है। उसके बाद फिर वो वेरीफाई होता है, और फिर आपसे वो भी भरवाता है, मतलब वो रेटिंग वाला फॉर्म कि आपके ऐप के अंदर कोई अब 18 कंटेंट तो नहीं है, या कुछ प्रमोट तो नहीं करता वॉयलेंस वगैरह, ये सब वो रेटिंग वगैरह फॉर्म भरवाता है, और आपके ऐप के स्क्रीनशॉट्स डलवाता है जो आप अपने पेज पे दिखाना चाहते हो, और आपका ऐप का लोगो। और वो उसके बाद वो सब करने के बाद आप सीधा पब्लिश कर सकते हो, और वो 1-2 दिन में रिव्यू करके आपका लाइव हो जाता है। फिर आप अपडेट जब करते हो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो सीधा उस पर ही अपडेट हो जाता है। ठीक है भाई, फरमान भाई। ओके भाई, थैंक यू। और बाकी सब भी आप अपने कुछ भी व्यूज हों, कुछ फीडबैक हों, सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, आपके कुछ पर्सनल क्या कहते हैं क्वेश्चंस जो हों,
वेब से ऐप से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, चाहे चैट में, चाहे आप माइक ओपन करके बोल सकते हो। किसी को कुछ भी पूछना हो सेशंस में आगे क्या सीखेंगे या कुछ भी, कोई डाउट। एड्स हम स्पेसिफाई करते हैं कौन से चलेंगे। नहीं, ये बेसिकली जैसे यूट्यूब पे कोई भी ऐड चल जाती है वैसे ही इसमें ऐप में भी होता है, कोई भी ऐड चल जाती है। मतलब आप वो चूज कर सकते हो कि आपको नेटवर्क किसका इंटीग्रेट करना है, आपको गूगल का यूज करना है जो एडसेंस होता है, या आपको किसका यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। पर आप एड्स टारगेट नहीं कर सकते कि आपको बस यही ऐड दिखानी है। एड्स तो वैसे भी वो गूगल जो होता है यूजर के हिसाब से टारगेट करता है। अगर जैसे मैंने अमेजोन पे कुछ शूज ढूंढे तो शूज ही ऐड दिखाने लग जाएगा, वो तो सब गूगल ही हैंडल कर लेता है कि एड्स से मैक्सिमम प्रॉफिट है। और किसी को कोई डाउट तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे छोटा मोटा ही डाउट हो, उसी के लिए बैठे हैं। भाई आगे कैसे फ्लो है कोर्स का? तो कोर्स का ऐसा फ्लो है कि हम पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिजाइन वगैरह सीखेंगे ताकि थोड़ा लाइट रहे। मतलब आपको डिजाइन वगैरह के बारे में एक आध लेक्चर बताएंगे कि कैसे डिजाइन बनाना है कोड के अंदर। उसके बाद जब आपका डिजाइन बन जाएगा, आपको विजुअली कुछ दिखने लग जाएगा ऐप के अंदर, फिर आप उसको लॉजिक के साथ इंटीग्रेट करना सिखा देंगे। और एंड तक आते आते आपको एक ऐसा ऐप बना देंगे जो आपका डेटाबेस से जोड़ देंगे। हम इसमें डेटाबेस के लिए फायरबेस यूज करेंगे, जो गूगल का एक प्रोडक्ट है फ्री। तो उससे आप का कनेक्ट इंटीग्रेट करा के ऐप को आप एक ऐप बना सकते हो कोई भी, मतलब जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो। तो मतलब आप कैसा भी ऐप बना सकते हो उससे, जैसे आपको नोट्स ऐप बनाना है कुछ भी, तो वो सब आपको बता देंगे। बाकी आप अपने हिसाब से फिर उससे इम्प्रोवाइज करके कैसा भी ऐप बना सकते हो, जैसे आपको सही लगे। कौन सी लैंग्वेज सीखना शुरू करें? भाई मतलब ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको, जैसे हम फ्लटर सीख रहे हैं तो उसमें डार्ट लैंग्वेज है जो मैंने पहले भी बताया। तो आप उसके वैसे अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है वैसे अलग से सीखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट सेशंस में ही समझ आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता प्रोग्रामिंग, तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज मतलब स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन से आप शुरू कर सकते हो बेसिक्स क्लियर करने के लिए अपने, क्योंकि पाइथन थोड़ी आसान रहती है बाकी कंपैरेटिवली। तो अगर आप पाइथन में से बिल्कुल शुरू कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता कोडिंग में। बाकी तो मतलब डार्ट में ही हो जाएगा। मैं वो इसलिए भाई वाई यूज फ्लटर डार्ट कांट बी यूज रिएक्ट नेटिव। भाई एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फ्लटर में जैसे मैंने बताया, इसमें एडवांटेजेस बताई थी मैंने फ्लटर की कुछ। एक तो इसमें लेस मेमोरी खाता है ये, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होता है, रिस्पॉन्स काफ़ी सही होता है, मेमोरी कम खाता है। मेमोरी से मतलब है बैटरी कम धीरे धीरे जाएगी आपके फ़ोन की। रिएक्ट से आप कोई सेम ऐप बनाओगे तो ज़्यादा मेमोरी खाएगा और ज़्यादा मतलब रैम खाएगा। तो वो सब है। और यूआई काफ़ी सही बन जाती है इसमें, जैसे मैंने दिखाया था एक ऐप के अंदर, जैसे इसमें दिखाया था कि सेम डिज़ाइन बन जाता है जो कोई डिज़ाइनर ने बनाया हो। और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है इसकी, स्टैक ओवरफ्लो गिटहब किसी में भी आप चले जाओ। और लाइब्रेरीज काफ़ी सही है। लाइब्रेरीज की फ्लटर की ये वाली साइट होती है, इस पे आप कोई भी लाइब्रेरी ढूंढ सकते हो, pub.dev। इस पे आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी मतलब काफ़ी सही सपोर्ट रहता है फ्लटर का। चलो भाई, किसी को अगर डाउट नहीं है तो एक बार फीडबैक लिख दो चैट में एक बार। हाँ, आप लोग अपने फीडबैक्स लिख भाई सकते हो। हाँ भाई आदर्श। मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे नॉर्मली किसी ऐप में सिर्फ पॉपअप मैसेज जो आते हैं, हाँ हाँ तो फ्लटर से भी आ जाते होंगे या फिर उसके लिए कुछ है? हाँ हाँ, सब सब हो जाता है फ्लटर में ऐसे। फ्लटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है ऐसे, मतलब सब कंट्रोल कर लेता है। बस फ्लटर का थोड़ा उसमें वो रहता है, जैसे नेटिव में मैंने बताया कि कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर है, कोई आईफोन का स्पेसिफिक सेंसर है, उसे यूज करना, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है।
पर अगर ये बेसिक जो काम है वो तो सब हो ही जाते हैं, और वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है फ्लटर, ऐसी कोई दिक्कत। फ्लटर इंस्टॉल करना जरूरी है या VS कोड पर कोई एक्सटेंशन? फ्लटर जो होता है वो खुद में ही एक्सटेंशन ही है, वो फ्लटर का कोई अलग से वो नहीं है। वो VS कोड में आपको फ्लटर डालना है, वो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था, उसमें पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। या तो आप VS कोड में डाल सकते हो या एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर की एक्सटेंशन। पर मैं आपको VS कोड प्रेफर करूंगा क्योंकि VS कोड ज्यादा लाइट रहता है, एंड्रॉइड स्टूडियो मेमोरी ज्यादा खाता है। भाई बैकएंड के लिए क्या करने वाले हैं? भाई बैकएंड के लिए हम फायरबेस यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। अगर जब हम लास्ट के सेशंस में पहुंच जाएंगे तो हम फायरबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे ऐप को। कोई भी हमें लॉग इन रजिस्टर करना होगा तो उसके लिए हमें फायरबेस यूज करेंगे। तो और बाकी लॉजिक तो हम इसमें ही लिखेंगे, डार्ट लैंग्वेज में, जो ऐप की साइड होगा। भाई हाँ भाई। इससे पहले भी पूछा था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया था। मतलब मैं वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, तो मेरे को अच्छा साथ में करना चाहिए वेब डेवलपमेंट या पहले कोई एक चीज़ अच्छे से कर लूँ? वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में बस फर्क है तो फ्रंट एंड का है, मतलब डिजाइन का। अगर आप बैक एंड साइड जाते हो, जैसे API वगैरह मैंने जो बताया था, तो वो तो दोनों का सेम ही रहता है। बस अगर आपका आप प्रेफर आप ये कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट पहले सीख लो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट थोड़ी रिलेटिवली आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। फिर आप ऐप डेवलपमेंट शिफ्ट कर सकते हो, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साथ साथ भी सीख रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद ऐप डेवलपमेंट पहले शुरू करा था, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैंने ज़रूरी है कि वेब डेवलपमेंट पहले सीखना चाहिए। तो आप कुछ भी शुरू कर सकते हो, जो आपका मन लगे आप दोनों साथ साथ कर लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फ्लटर तो और इजी है बल्कि नेटिव से, तो आपको और सही है। मैंने तो बल्कि नेटिव से शुरू करा था जब शुरू करा था। फायरबेस SQL में क्या डिफरेंस है? फायरबेस जो है आपका वो एक तरह से क्या करता है, वो ऑनलाइन ही आपका, एक तो पहले स्ट्रक्चर का फर्क है, डेटा स्टोर कैसे होता है उसमें। जेसन में होता है फायरबेस में, SQL में टेबल वाइज होता है। और फायरबेस एक तरह से उसके फायरबेस के खुद के मेथड्स भी होते हैं कई, जो आप ऐप में वो यूज कर सकते हो। पर SQL में आप बस डेटा स्टोर कर सकते हो। तो काफी चीजें हैं फायरबेस में, और फायरबेस के काफी प्रोडक्ट्स हैं। अब वो आगे से आगे सब डिस्कस हो जाएगा। SQL और फायरबेस में बेसिक तो यही है कि SQL में टेबल्स यूज होती हैं, फायरबेस डेटाबेस में जेसन फाइल यूज होती है। भाई फीडबैक लिख दो एक बार, मजा आ जाएगा। एक बार कोई बढ़िया से फीडबैक आ जाए थोड़े। थैंक यू भाई आयुष, थैंक यू भाई ध्रुव, थैंक यू आयुष गुप्ता भाई, थैंक्स भाई अतिश भाई, थैंक यू, थैंक यू आदर्श भाई, थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू हितेश भाई। अरे भाई तू बहुत मस्त काम करता है। थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू मृदुल भाई, थैंक यू अनिंता। ओके सो भाई सेशन बहुत सही था। तो आई होप कार्तिक सबने। सर आप अपना कैमरा और वेबकैम ऑन करेंगे? अरे भाई बस उसी की दिक्कत है, वो वेब कैम अभी है नहीं, वरना मैं कर लेता। चलो कोई नहीं भाई। हाँ, देखो चलिए। अगर लर्नर्स कहेंगे तो भाई आप लोग कह सकते हो कि भाई नेक्स्ट सेशन में कार्तिक सर अपना वेबकैम ऑन करेंगे। हाँ अगर ऐसी कोई बात है तो बता दो, मैं फिर कर लूंगा अगले सेशन में। पोल कर लो एक। नहीं नहीं ठीक है। सही है। ठीक है बढ़िया है, चलो सबने सही, ऑडियंस भी बढ़िया थी, इंटरेक्टिव थी, और भाई मजा आया बहुत सही सेशन। था, बहुत अच्छा सेशन था कार्तिक। सो अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है और आपने फीडबैक लिख दिया है, सो थैंक यू सबके यार ज्वाइन करने का। आप लीव कर सकते हैं। कार्तिक सर कैमरा शुड बी देयर नेक्स्ट सेशन ठीक है। भाई। ओके रिक्वेस्ट भाई, आ चुकी है। पूरी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।
हाँ, टीम के ही बंदे दिख रहे हैं बस। हम्म। एसटीसी वाले हैं। बहुत सही सेशन था कार्तिक यार, मजा आ गया। थैंक यू भाई। बहुत सही था, एकदम बिकट फ्लो। थैंक्स मजा आ गया सेशन में। सही अरे है। कार्तिक भाई, लर्निंग फ्रॉम कार्तिक। अरे भाई, आतंक मचा दिया सर, आतंक मचा दिया आप। अरे थैंक यू थैंक यू। कार्तिक भाई से अरे हाँ भाई भाई। इसी बात पे लाल वेब फूल चला नीला दूंगा फूल, एक। कार्तिक भाई वंडरफुल। अरे और कोई रहेगी और मेरी? कोई कोको मजा आ भाई गया मैंने भाई कार्तिक भाई। I'm sure.